Illustration 10. The following are the details of a spare part of Shri Ram Mills. एक बिजनेस है, उसके कुछ स्पेयर पार्ट इज अ रॉ मटेरियल, उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. ओपनिंग इन्वेंटरी नील, परचेजेस 100 यूनिट्स, इशूड. अभी इशूड के लिए यूनिट्स दिया है पर प्राइस नहीं दिया है. ओके, तो हम प्राइस खुद ढूंढेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन मेथड. कौन सा मेथड दिया हुआ है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग इस इशू का क्या प्राइस होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे. ओके, ऑन 1st Feb अगेन देयर इज अ परचेज, 15th Feb एंड 20th Feb देयर इज एन इशू. तो परचेज के लिए रेट दिया हुआ है बट इशू के लिए रेट दिया हुआ नहीं है. हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2016 if the company follows first in first out. जो पहले आया वो पहले जाएगा. तो 2 बार परचेज है और 3 बार इशू है. इसको डेट के सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे. कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और इधर मेथड स्पेसिफाई करेंगे. हम लोगों ने नहीं किया है. we'll always specify the method. We are doing this according to FIFO method. ओपनिंग इन्वेंटरी नील है तो यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया नील. परचेजेस आर 100 यूनिट्स, तो परचेज के लिए कौन से कॉलम में लिखेंगे? विल मेंशन द सेम इन द रिसीट कॉलम. 100 units at rupees 30 per unit. We have on 1st January 3000 units, 3000 rupees of goods. तो वो हमारा बैलेंस हो गया. On 1st January this is our closing stock. आगे बढ़ते हैं. On 15th January we have issued for consumption. issued बोला मतलब कौन से कॉलम में लिखेंगे? issued वाले कॉलम में. ओके, फॉर कंजम्पशन. कंजम्पशन का मतलब ये स्पेयर पार्ट किसी और प्रोडक्ट में यूज होने वाला. तो 50 यूनिट्स, दैट इज फाइन. व्हाट वुड बी द रेट? तो हमारे पास सिर्फ एक टाइप ऑफ इन्वेंटरी है. वी हैव ओनली वन टाइप और वन रेट इन्वेंटरी जिसका प्राइस है 30 रुपीज पर यूनिट. जब एक ही है तो उसी स्टॉक में से हम लोग इश्यू करेंगे 50 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 30 पर यूनिट. दैट विल गिव मी 1500. तो 100 में से 50 गया. आई हैव अ बैलेंस ऑफ 50. 3000 minus 1500, that would be 1500. On 1st Feb there is a purchase of 200 units at a price of 40. तो हम उसको रिसिट्स में लिखेंगे 200 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 40. ये हो गया 8000. हमारे पास ऑलरेडी 50 यूनिट्स थे, दूसरे 200 यूनिट्स आए, हमारे पास टोटल 250 हो गया. ओके, 50 यूनिट्स का रेट 30 है, 200 यूनिट्स का रेट 40 है. इसको अलग अलग लिखेंगे. जितने भी डिफरेंट रेट वाला इन्वेंटरी होगा उसको सेपरेटली मेंशन करेंगे बैलेंस कॉलम में. चाहो तो ब्रैकेट कर सकते हो या यहां से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. 15th Feb issued for consumption 100 यूनिट्स. हमको 100 यूनिट इश्यू करना है बट हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं? फीफो. यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा फीफो क्या होता है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो मेरे पास पहले वाली परचेज का कितना यूनिट्स पेंडिंग है? 50. तो वो पहले जाएगा. टोटल मुझे 100 यूनिट्स इश्यू करना है, उसमें से 50 फर्स्ट परचेज में से आ गया, तो बाकी का 50 सेकेंड परचेज में से आएगा. द रिमेनिंग 50 वुड बी फ्रॉम सेकेंड परचेज. इसका रेट होगा 30 और इसका रेट होगा 40.
ये वाला यूनिट तो गया, बचेगा 200 माइनस 50 तो बचा 150, रेट 40 तो 150 इंटू 40 6,000. Again on 20th Feb there is an issue for consumption 100 units. अब हमारे पास एक ही टाइप ऑफ स्टॉक है 40 रुपीज वाला, तो 150 में से 100 इशू कर दिया, बचेगा 50, रेट 40. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब मेरे पास 20th Feb के दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है 2000. इसके बाद का कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम ये मान के चलेंगे कि यही स्टॉक हमारा 31 मार्च का है, क्योंकि उनका क्वेश्चन भी यही था. ओके, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन बट विथ अ डिफरेंट मेथड. कौन सा मेथड बोला है? वेटेड एवरेज. ओके, इसमें दो तरह का वेटेड एवरेज हो सकता है, एक पीरियडिक वेटेड एवरेज और दूसरा नॉर्मल वेटेड एवरेज. एक होगा पीरियडिक वेटेड एवरेज, दूसरा होगा नॉर्मल वेटेड एवरेज. अगर हमें कुछ भी ना बोला हो तो हमारा पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए नॉर्मल वेटेड एवरेज. तो उन लोगों ने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेटेड एवरेज में कौन सा करना है. ओके, तो वी विल गो फॉर नॉर्मल वेटेड एवरेज. कैसे होता है देखते हैं. वी डू नॉट हैव एनी ओपनिंग स्टॉक. हमारे पास 100 यूनिट्स आया 30 रुपीज वाला, 3000 का स्टॉक हो गया, उसमें से 50 गया तो बचेगा ये. अब 1st Feb को 200 यूनिट्स आए एट द रेट ऑफ 40, 8000 हो गया. हमारे पास थे 50 प्लस 200, सो अवर टोटल यूनिट्स वुड बी 250. पहले भी हमारे पास 250 था, अभी भी 250 है, बट फीफो या लीफो मेथड होगा तो हम अलग अलग लिखेंगे कि 50 यूनिट्स 30 रुपीज वाले हैं और 200 यूनिट्स 40 रुपीज वाले हैं. यहाँ पे हम सेपरेटली मेंशन नहीं कर देंगे, उसको कंबाइन कर देंगे. वी विल add it. So 50 plus 200, total units are 250. 1500 plus 8000, total amount is 9500. This 9500 would be divided by quantity, which will give you a rate of 38. Okay, तो इसके बाद जो भी इश्यू होगा हम हमेशा ऐसा याद रखेंगे कि जिस दिन इश्यू होगा उसके पहले वाला जो भी रेट है वो आपका इस कॉलम में आएगा. तो आपने कितना इश्यू किया 15 Feb को 100 यूनिट्स, इसका रेट कितना होगा जो लास्ट कैलकुलेटेड रेट होगा वो है ना 38 रुपीज, तो 3800 हो गया. अब 250 माइनस 100 दैट वुड गिव यू 150. 9500 माइनस 3800 दैट विल गिव यू 5700. और इसको इससे डिवाइड, जब तक कोई नया परचेज नहीं होगा ना तब तक रेट कॉमन. ये तो इश्यू था, नया परचेज नहीं होगा इन बिटवीन तो रेट यही का यही चलता रहेगा. लास्ट डेट पे 150 में से 100 यूनिट इश्यू हो गया एट द सेम रेट, तो आपके पास बचेगा 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 38. आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 1900. फीफो के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2000 था. वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग 1900 है. यही चीज को लीफो के अकॉर्डिंग करोगे तो कुछ और आएगा. There will be some different value possible है. ओके, तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से कौन सा मेथड सिलेक्ट करते हो आपको देखना है. इधर भी आपको मेथड स्पेसिफाई करना पड़ेगा. दिस इज अ वेटेड एवरेज मेथड. हिस्टोरिकल मेथड्स में दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने ना. ये चार्ट हमेशा याद रखने का, जो नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए है और जो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है. नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल था तो
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एक ही मेथड है, ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल के लिए बहुत सारी मेथड थी, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज। ओके, तो हमने ये दोनों खत्म कर दिया। अभी एक पार्ट बचा है, ये हिस्टोरिकल वाला खत्म हो गया। अभी नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब ये है कि इसमें हम परचेज प्राइस को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू परचेज प्राइस। इस प्राइस पे खरीदा था उससे कोई मतलब नहीं। ओके, यहाँ पे हम अलग से ही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बनेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट प्राइस। आपका गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या है उसको छोड़ के, उसको कंसिडर ना करके कुछ डिफरेंट मेथड से हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। उसमें दो मेथड दिया हुआ है, एक है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ओके, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ज्यादातर रिटेल बिजनेस में यूज होता है जहां पे डिटेल्ड इन्वेंटरी रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ गुड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप इन्वेंट्री इन अ माइन्यूट और डिटेल्ड मैनर। तो आपको ऐसा बोला जाता है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितनी सेल प्राइस का गुड्स पड़ा हुआ है, तो वो ढूंढना आसान है ना, कि मेरे पास है ना इस प्रोडक्ट का इतना क्वांटिटी, इतना बॉटल है, इतना केजी है, वो तो आप फिजिकल इन्वेंटरी करोगे कैलकुलेट, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। बट उसका आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा। आपको क्या पता होगा? सेलिंग प्राइस। क्योंकि कॉस्ट तो अलग अलग हो सकता है आपके पास। से फॉर एग्जांपल मेरी शॉप पे कुछ समझो कि हल्दी पाउडर है। अब वो हल्दी पाउडर डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, उसकी वजह से उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है कॉन्स्टेंटली। 5 रुपए 10 रुपए आगे पीछे होता रहता है। अब मैंने कौन सा वाला प्रोडक्ट बेचा था, कौन सा नहीं बेचा था, कौन सा पड़ा है, वो सब रिटेल बिजनेस में जज करना पॉसिबल नहीं है। वहां तो कस्टमर आया, फटाक से निकाल के दे दिया, बात करना। तो जिसकी एमआरपी मोर और लेस सेम रहती है, एमआरपी में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, बट कॉस्ट में आ सकता है। ओके, वो लोग आपको एडिक्वेट मार्जिन देते हैं कंपनी वाले, बट फिर भी कॉस्ट में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एमआरपी में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है। तो इसके लिए आपको उन सबका सेलिंग प्राइस ढूंढना है और उसमें से एक एवरेज मार्जिन माइनस कर देना है। Why I'm saying this word is कि आपको अपनी हर एक प्रोडक्ट पे अप्रोक्सीमेट मार्जिन कैसा मिलता है या कितना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आई से दैट वॉट एवर प्रोडक्ट आई सेल देयर इज एन अप्रोक्सीमेट मार्जिन ऑफ 9 to 10%. So I can deduct anything in between 9 or 10, 9.5. ओके, तो मेरे पास गुड्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आ ही जाएगा। मैं अगर ऐसा ढूंढता हूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए की वैल्यू का गुड्स था, जो इसको मैं 10 लाख के ऊपर सेल कर सकता था, इसका मेरा नॉर्मल मार्जिन 10% है, मतलब मैं माइनस करूंगा 1 लाख। सो आई हैव, है ना, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 9 लाख की वैल्यू का गुड्स है। Okay? That is called adjusted selling price method. Okay, let's see the question. Question देखते हैं। Mr. X, Y and Z are in retail business. Following information are obtained from their records. Goods received from supplier, but इसमें ब्रैकेट में चीज लिखा हुआ है, subject to ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होगा कि इसमें एडजस्टमेंट करना बाकी है। इस चीज का ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो आपको क्या करना है, इस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और सेल्स टैक्स ऐड करना है। सी हाउ दे हैव डन। 15,75,500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस सेल्स टैक्स, इसको बोलेंगे नॉन रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल होता तो वो स्पेसिफाइड होता। ओके, देन देयर आर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस,
तो आपके पास जो गुड्स आया उसकी टोटल वैल्यू ये हो गई 17,83,841. So can I say this is my trading account debit side? 17,83,841. अभी मेरा सेल कितना है 22,45,500. चलो वो इधर नोट डाउन करते हैं. सेल इज 22,45,500. सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री का कौन सा प्राइस बोला हुआ है? सेल प्राइस. इसका ये मतलब है कि अभी भी कुछ इन्वेंट्री बिका नहीं है. इधर आपको इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें क्या ढूंढना है? कॉस्ट प्राइस. तो जैसा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में ढूंढा कि मेरे पास ये इन्वेंट्री है, उसका नॉर्मल मार्जिन 10% है, तो मैंने वो माइनस कर दिया, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट माइनस करने के बाद 9 लाख रुपीस की कॉस्ट. तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा. बट मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज तो पता ही नहीं है. इधर प्रॉफिट का परसेंटेज कहीं पे दिया हुआ नहीं है. सो व्हाट टू थिंक? हम ऐसा बोलेंगे कि हमने से इसमें से कुछ गुड्स बेच दिया है. वी हैव सोल्ड ओनली सम पार्ट ऑफ द गुड्स, नॉट द एंटायर गुड्स. ओके. बट अगर हम पूरा गुड्स बेच दें, जितना बेचा उसकी प्राइस तो पता ही है, तो जितना बचा उसका भी सेलिंग प्राइस पता है ना. इट मीन्स इफ आई सेल दिस इन्वेंट्री, अगर मैं ये इन्वेंट्री भी बेच दूं तो मेरा टोटल सेल कितना हो जाएगा? इट वुड बी प्लस 2,35,000. जितना आया उतना गया, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो प्रॉफिट होगा. समझ में आ रहा है सबको? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जितना मेरा बचा है वो भी मैंने सेल कर दिया. देन व्हाट वुड बी द प्राइस रियलाइज्ड? क्या प्राइस मुझे मिलेगा? तो वो है 235. मैंने पूरा गुड्स बेचा तो इतना मिला, खरीदा तो इतना कॉस्ट हुआ. डिफरेंस अमाउंट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट. तो इधर आपको जो भी अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा. सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो ये आपका टोटल सेल हो गया, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा प्रॉफिट 696,659. 6 ठीक है. ये आपका हो गया प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, जीपी मिल जाएगा. सी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 24,80,500. तो मेरा जीपी का परसेंटेज आ गया 28.09. अब हो गया मेरा काम आसान. क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे मेंशन कर दो, उसमें से जीपी माइनस कर दो, जो बचेगा वो मेरा कॉस्ट प्राइस. इलस्ट्रेशन 5 में कुछ एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है. ड्यूरिंग द ईयर का सेल्स इतना है, टोटल परचेसेस इतना है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, मतलब मैं जितना खरीदा था उतना बेच देता, तो मेरा टोटल सेल्स हो जाएगा 2 लाख प्लस 50. टोटल सेल्स 250, कॉस्ट 2 लाख, एंड द प्रॉफिट वुड बी 50,000. प्रॉफिट को सेल से डिवाइड किया तो जीपी मिलेगा, और इस जीपी को इधर अप्लाई किया तो मुझे मिलेगा कॉस्ट प्राइस. सेम इलस्ट्रेशन 5 जैसा ही है, नो चेंज. तो नॉन हिस्टोरिकल मेथड में हमने एक मेथड देखा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड. यहाँ पे भी
irrespective of the actual purchase price, we will value the inventory based on a standard cost. Okay? और ऐसा कहाँ पे होता है? जहाँ पे ये रिटेल बिजनेस नहीं है, बराबर है, बट फिर भी प्राइजेस में फ्रीक्वेंट चेंज है। उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है क्रूड ऑयल। हम बोलते हैं पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इसका प्राइस डेली फ्लक्चुएट होता है। और आज पेट्रोल भरवाने गए और कल जाएंगे तो डेली उसमें 2, 5, 10 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए? बाय कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द परचेज प्राइस। मेरे को फ्यूल 40 रुपीज में आया कि 38 में आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इन्वेंटरी को 39 रुपीज वैल्यू करना है, वो उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो वो मोर और लेस नियर टू द एक्चुअल कॉस्ट होगा, बट एक्चुअल कॉस्ट कभी भी नहीं होगा। इट विल बी नियर टू, बट इट विल बी नेवर द एक्चुअल कॉस्ट। उसको कौन सी बेसिस पे वैल्यू किया जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, तो नॉन हिस्टोरिकल में हमारे पास 2 मेथड थे, एक था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ओके, अब इस चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट बचता है, इन्वेंटरी टेकिंग। ओके, इन्वेंटरी टेकिंग का मतलब हम बोलेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन एज ऑन 31st मार्च और टुवर्ड्स द ईयर एंड। या तो पर्टिकुलर उसी डे पे होता है, या तो उसके आसपास 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद ना। ऐसा हार्डली कभी पॉसिबल होता है कि आपको 31st मार्च के दिन का एग्जैक्ट इन्वेंटरी उसी दिन पता चल जाए। इट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी। इसलिए हमेशा क्या होता है कि या तो आपको 31st मार्च के पहले का स्टॉक मिला होगा या तो 31st मार्च के बाद का। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा और यहाँ पे फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अगर आपने लेट्स से 27 मार्च को ही वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो बट ऑब्वियस है कि 27 मार्च के बाद और 31st मार्च तक कुछ ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तो आपको उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा, है ना। और अगर मान लो कि 15 अप्रैल को हुआ वैल्यूएशन, तो आपको बैकवर्ड आना पड़ेगा। अब इसमें हमेशा ऐसा याद रखो कि हमको जो भी चीज देखना है वो क्लोजिंग स्टॉक के रिलेशन में देखना है कि स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, उसके रिलेशन में देखना है। सो आई से दैट बाय परचेज द स्टॉक इंक्रीजेस, बाय सेल्स द स्टॉक डिक्रीजेस, by purchase return the stock decreases, and by sales return the stock increases। जहां पे भी मैंने इंक्रीज कहा तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, मतलब वो प्लस होगा। जहां पे मैंने डिक्रीज कहा वहां पे स्टॉक आपका कम होगा, तो वो माइनस होगा। बट ये सब चीजें तब एप्लीकेबल होंगी जब मुझे फॉरवर्ड मतलब स्ट्रेट इधर कैलकुलेशन करना है। ये कब आपका एप्लीकेबल होगा? जब आपने 31st मार्च से पहले वैल्यूएशन किया, तो आपको सीधा इफेक्ट देना है कि परचेज होगा तो स्टॉक बढ़ेगा प्लस करो, सेल्स होगा तो स्टॉक माइनस करो, आपको सीधा इफेक्ट देना है। बट अगर आपने 31st मार्च के बाद वैल्यूएशन किया तो हर एक चीज का इनवर्स इफेक्ट आएगा, रिवर्स इफेक्ट। नॉर्मली हम लोग सेल्स माइनस करते हैं, यहाँ पे सेल्स प्लस होगा। नॉर्मली हम लोग परचेज प्लस करते हैं, वो परचेज माइनस होगा। नॉर्मली परचेज रिटर्न माइनस होता है, वो इधर प्लस होगा। और सेल्स रिटर्न क्या होगा? नॉर्मली प्लस होगा, पर यहाँ पे माइनस। जो नॉर्मली करते हैं उससे उल्टा। पर कब? अगर वैल्यूएशन 31st मार्च के बाद हुआ तो रिवर्स, 31st मार्च के पहले हुआ तो स्ट्रेट। जो प्लस होगा वो प्लस ही होगा, जो माइनस होगा वो माइनस ही होगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, कि जब भी आप सेल्स का इफेक्ट दोगे, whenever you will be giving effect of sales, तो हमेशा याद रखना कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ढूंढते हैं।
we always find cost of inventory. Okay, हम लोग हमेशा इन्वेंटरी का कॉस्ट ढूंढते हैं, सेल प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, तो हम उसको एलिमिनेट करने के बाद जो वैल्यू होगा उससे इफेक्ट देंगे. से फॉर एग्जांपल सेल्स 5 लाख रुपए का है और उस पर प्रॉफिट मार्जिन 12% है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख इंटू 12%, 60,000 माइनस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसका ही इफेक्ट देंगे, 4,40,000. Let's see how they have done. Okay. From the following particulars, ascertain the value of inventory as on 31st March 17. आपको हर एक चीज केयरफुली पढ़ना है. Okay. आपको 31st March 17 का क्लोजिंग इन्वेंटरी पूछा है. ओके okay. आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी एज ऑन 1/4/16 का मतलब क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी है 1,42,500. परचेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, ये दोनों एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. सेलिंग एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, पीएनएल. एडमिनिस्ट्रेटिव पीएनएल, फाइनेंशियल चार्जेस पीएनएल. हमको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, तो एज सच हमको इन 3-4 ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं है. ओके, सेल्स है मेरा 12,40,000, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. अभी पूछा क्या है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी एज ऑन 31st March 16. ये वर्ड ईयर ध्यान में रखना, सेंटेंसेस ध्यान में रखना. 31st March 16 का वैल्यूएशन कर रहे थे, हमें चाहिए कौन सा, 31st March 17 का. ये कौन सी बात है, 31st March 16 लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये वाली फिगर. ओके, हमने तब जब वैल्यूएशन किया था तो हमने इन्वेंटरी में से 17,500 माइनस कर दिया था, मतलब ये वाला जो 142,500 का इन्वेंटरी है वो 17,500 माइनस करने के बाद आया. ओके, अदरवाइज इन्वेंटरी का वैल्यू ज्यादा था, 1,60,000 था, और हमने उसमें से 17,500 माइनस कर दिया, तो अभी इन्वेंटरी का वैल्यू बचा कितना, 142,500, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 50,000. इसका ये मतलब है कि जिस किसी भी इन्वेंटरी का वैल्यू 50,000 था उसमें से कितना माइनस कर दिया, 17,500 माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना, 32,500. मतलब इस इन्वेंटरी में कितना इन्वेंटरी ऐसा है जिसका वैल्यू लोअर लिखा हुआ है, 32,500. मेरे पास टोटल परचेज है, टोटल ओपनिंग स्टॉक है 142,500, उसमें से 32,500 का अबनॉर्मल है और बाकी जो बचेगा 1,10,000 वो नॉर्मल है. 32,500 अबनॉर्मल स्टॉक, 1,10,000 नॉर्मल स्टॉक. आगे बढ़ते हैं. इसी स्टॉक को उन लोगों ने कितने में बेच दिया था, 45,000. मतलब देखो पहले वैल्यू कितना था, 50,000 रुपये, तो हमने उसका वैल्यू कितने से कम कर दिया, 17,500 से. 17,500 से लास्ट ईयर आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी कम कर दिया. क्लोजिंग इन्वेंटरी कम कर दिया मतलब प्रॉफिट भी कम हो गया था. लास्ट ईयर आपने 17,500 से प्रॉफिट कम कर दिया और इन्वेंटरी का वैल्यू हो गया 32,500. अब उसी इन्वेंटरी को आपने कितने में बेच दिया, 45,000. ओके, हमारा टोटल सेल्स कितना है, 12,45,000. इसके दो पार्ट बनेंगे, एक होगा अबनॉर्मल सेल्स और दूसरा होगा नॉर्मल सेल्स.
ना। इस गुड्स का वैल्यू था 32,500 एंड दैट इज सोल्ड फॉर 45। कितना प्रॉफिट होगा अबनॉर्मल सेल्स पे? 12,500। बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के, मतलब हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ? अगर टोटल सेल्स इज 1245, इसमें से इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सारा जो सेल है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है? 20%। तो 12 लाख का 20% कितना प्रॉफिट होगा? 2,40,000। तो मुझे मेरा टोटल प्रॉफिट पता है 252,500। अब खाली फिगर्स को पोस्ट करना है, दैट्स इट। ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है? 1,42,500। परचेजेस 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 150। सेलिंग और बाकी सारे एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। सेल्स टोटल 12,45,000। और प्रॉफिट कितना हुआ है? ये वाला 2,52,500। 2,52,500। इसका टोटल करो, ये माइनस करो, then you will come to know about the closing stock. Okay, I have explained this method. आपको दूसरी मेथड से, इधर एडलेस मेथड दिया हुआ है, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही सकता है। आई थिंक दिस वन इज इजियर मेथड। आपको इसके अलावा कोई इजियर मेथड लगता हो तो आप उससे भी कर सकते हो। मैंने जिन जिन चीजों को बाइफरकेट करके बताया वो ध्यान रखना है। एक ये ओपनिंग स्टॉक को बाइफरकेट किया, ओके। तो आपका लास्ट ईयर जो स्टॉक 50,000 रुपए का था उसकी वैल्यू आपने 17,500 से कम कर दी, तो आपका वैल्यू हो गया 32,500। ये आपका ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो ये वाला अबनॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। अबनॉर्मल जो 32,500 का स्टॉक था उसको आपने बेच दिया 45,000 में, दैट विल गिव यू 12,500 प्रॉफिट। जिसके ऊपर लास्ट ईयर 17,500 का लॉस था उसके ऊपर इस साल 12,500 का प्रॉफिट होगा, ओके। और बाकी के सेल्स पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन्ड है 20%। तो मेरा टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 252,500। व्हाट आई हैव डन, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट, इन सबका टोटल करो, ये माइनस करो तो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। आपको इधर मिल गया 62,500। करो तो टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। 62,500 विल बी माय। मैंने ये मेथड समझाया था लास्ट टाइम ट्रेडिंग अकाउंट वाला। आई थिंक आई शुड हैव एक्सप्लेन। कुछ लोगों को ये मेथड कंफ्यूजिंग लगेगा, है ना, इसके लिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट करवाया। आप एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, अबनॉर्मल एंड टोटल, तो भी चलेगा, ओके।